खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात रायपुर ड्रग्स सप्लाई मामले की। तो ड्रग्स सप्लाई मामले में एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है। राइडन बथेलो इसका नाम है, राइडन बथेलो, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। 8 ग्राम ड्रग्स भी इसके पास से बरामद हुई है। रायपुर में पार्टी आयोजित कर ये ड्रग्स परोसा करता था, यह आरोप है। करीब 3 साल से ये रायपुर में सक्रिय है और अब तक इस मामले में, इस पूरे मामले में, ड्रग्स सप्लाई के मामले में 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, एक और गिरफ्तारी के साथ थोड़ा सा इतिहास भी बताएं, किस तरीके से पूरा मामला अभी चल रहा है। राघवेंद्र, देखिए, इस कोकीन सप्लाई मामले में लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है और सबसे पहले 30 सितंबर को इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनके पास से पुलिस ने 17 ग्राम कोकीन बरामद किया था। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ती गई, उनके मोबाइल फोन खंगाले गए, तब और कई लोगों के नाम सामने आए। उसके बाद रायपुर, भिलाई और बिलासपुर मिलाकर 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। राजधानी के 2 होटल और उससे कारोबार से जुड़े हुए लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि अपने रेस्टोरेंट में पार्टी आयोजित करते थे और उन पार्टियों में कोकीन परोसते थे। अब जो ये राइडन बथेलो पकड़ा गया है, ये मुंबई का मूलतः रहने वाला है और राजधानी में आकर ये कोकीन सप्लाई करता था। और जो इससे पहले 4-5 लोग पकड़े गए थे, जिसमें जो है निकिता पांचाल है और दूसरे जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर ये ड्रग्स इनको सप्लाई करता था और उसके माध्यम से पार्टियों में ड्रग्स को जो परोसा जाता था। गोवा से और मुंबई से, इन जगहों से लेकर ये लोग ड्रग्स आते थे और उसको राजधानी में कहीं ना कहीं सप्लाई करते थे। इसके पास से भी पुलिस ने 9 ग्राम जो है कोकीन बरामद किया है और इस तरह लगभग अब तक जो है इस मामले में करीब 18 से 19 लाख रुपए का जो है कोकीन बरामद किया जा चुका है। अलग अलग आरोपियों से इनके पास से लगातार पुलिस अभी भी कई लोगों की तलाश है। लगभग 5 से 6 लोगों को और गिरफ्तार किया जाना है, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं। उनकी भी जो है दबिश दी जा रही है उनके ठिकानों पर और लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है और बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। ललित, बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ये जो ड्रग्स सप्लाई रैकेट है, इसके तार खंगाले भी जा रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इधर सरगुजा में गांधीनगर पुलिस ने ब्राउन शुगर और नशीली कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, नशीली कफ सिरप इसके पास से मिली है, बरामद कर ली गई है और ब्राउन शुगर की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। बात दुर्ग की करेंगे। दुर्ग में वैशाली नगर पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से पुलिस ने 12 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की है। इसकी कीमत तकरीबन 2400 रुपए बताई जा रही है। खबर कोरबा से, जहां रेलवे गेटकीपर की हत्या का खुलासा हो गया है। दूसरे रेलवे गेटकीपर ने इस पूरी साजिश को रचा था और अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल जो मृतक है वो अधिकारियों से शिकायत किया करता था और ये बात आरोपी को नागवार गुजरी। 3 दिन पहले आपको बता दें कि खून से सनी लाश मिली थी और इसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और उसकी मदद से आरोपियों तक पहुंचा गया। उर्गा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। स्क्वाड में जो डॉग है उसने सैंड को अच्छे से सूंघते हुए वहाँ से हमको पंप तक लेके गया और पंप के आगे भी सैंड को फिर से इसने ट्रैक किया और वहाँ से हमको जहाँ गांव में पवन श्रीवास का घर है वहाँ तक हमको लेके गया। जब हमने देखा कि ये पवन श्रीवास के घर तक भी गया है और पवन श्रीवास पहले इसका दोस्त भी रहा है, उठता बैठता रहा है, तो हमारा शक इसमें गहराया और हमने फिर पवन श्रीवास को अपने कब्जे में लेके आगे की पूछताछ की, जिसमें ये सारा मामले का। खबर दुर्ग से, युवक की हत्या के मामले में मृतक की शिनाख्त हो गई है। दिलीप साहू मृतक का नाम बताया जा रहा है। राजिम का ये रहने वाला है और 3 दिनों से ये घर से गायब था। आपको बता दें कि श्री शिवम मॉल के सामने लाश मिली थी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर जिसकी हत्या हुई है उसे पहचाना जाए, तो उसकी शिनाख्त हो गई है और 3 दिनों से ये गायब था। राजिम का रहने वाला दिलीप साहू।
माना यह जा रहा है कि जल्द पुलिस उसका खुलासा कर सकती है। और सीएम का दिल्ली दौरा आज है। आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर तकरीबन 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिहार चुनाव और ऐसे कई और विषयों को लेकर वे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और आखिरकार राजभवन और भूपेश सरकार के बीच सहमति बन गई। इसके बाद ही विधानसभा सचिवालय ने विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी की। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से अलग प्रदेश के किसानों के लिए कानून बनाने जा रही है। इसकी घोषणा कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया के सामने की थी। इसके बाद से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा-गहमी का माहौल है। एक तरफ प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसान विरोधी बताकर विरोध कर रही है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार को घेरने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के ऐलान के बाद से विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। विपक्षी नेता राजभवन कूच कर गए। लगातार विशेष सत्र की अनुमति नहीं देने की मांग की गई। पिछले दिनों ही राज्यपाल ने फाइल लौटा दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीसी कर कहा था कि राज्यपाल से फिर बात की जाएगी। इन सबके बीच बुधवार को विधानसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना से साफ हो गया कि इस मामले को लेकर जारी तकरार फिलहाल थमती नजर आ रही है। और विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो इसी माह 27 और 28 तारीख को हो सकता है। इसकी तैयारी विधानसभा सचिवालय ने शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव विधानसभा चंद्रशेखर गंगराड़े ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का 8वां सत्र होगा और पूरे सत्र में 2 बैठक होंगी। दंतेवाड़ा के सरपंच संघ की मांग पर अब सरकार बस्तर में 5 बड़े स्टील प्लांट लगाने की दिशा में काम करेगी। इस बात पर सहमति रायपुर में बनी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के विकास को ध्यान में रखते हुए 4 से 5 स्टील प्लांट शुरू करने पर सहयोग की बात कही है। उनका मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर इलाके में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रुपये 87 पैसे प्रति टन निर्धारित करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल प्लांट को जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति देने की मांग भी की है। खबर अंबिकापुर से बीजेपी सांसद रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। मरवाही उपचुनाव को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर यह आरोप लगे हैं प्रशासनिक आतंकवाद की बात उन्होंने कही है। बीजेपी और जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं को सरकार डरा रही है। अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा है और नियमों का कानूनों का जिस प्रकार से धज्जियां उड़ रहा है पूरे प्रदेश में, और उसका जीता जागता उदाहरण मरवाही क्षेत्र में देखने को मिलेगा। रोज कोई न कोई भाजपा के कार्यकर्ता को तो जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को दबाव पूर्वक और जबरिया कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। आदिवासियों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, टेरर पैदा करके, कि मजबूरी में वो कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस का काम करे। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये सब कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मरवाही उपचुनाव के अखाड़े से भले ही जोगी कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर हो गए हों, लेकिन अब जोगी कांग्रेस मरवाही विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास जाकर न्याय यात्रा अभियान चला रही है, न्याय मांग रही है। जोगी कांग्रेस की न्याय यात्रा मरवाही विधानसभा के सभी सेक्टर के साथ साथ बूथ स्तर तक जाएगी। जोगी कांग्रेस की विधायक रेणु जोगी ने इसकी कमान खुद
संभाल ली है। वो जनता के बीच जाएंगी, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की किताब दिखाएंगी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। और अजीत जोगी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी मरवाही उपचुनाव के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। बीजेपी जोगी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो जेसीसीजे भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मतदान के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की सियासी उबाल में भी तेजी दिखाई देती है। बीजेपी पहले जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोर्ट तक गई, लेकिन अब बीजेपी इस मामले पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस से ही सवाल पूछ रही है। और आज मरवाही के चुनाव श्रीमती ऋचा जोगी और अमित जोगी का नामांकन इस आधार पर रद्द कर दिया गया, ये आदिवासी नहीं है। जब तक कांग्रेस में वो थे तब तक वो आदिवासी थे, और कांग्रेस से बाहर आने के बाद उनको आदिवासी नहीं मानना और चुनाव के दौरान उनका चुनाव पर निरस्त करना, क्या ये भूपेश बघेल के भय को प्रदर्शित नहीं करता? और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद अमित जोगी मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी जाति का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा। पार्टी के नेता बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो ये सवाल तो पूरी देश की जनता पूछ रही है। बिल्कुल हम उनके इस प्रश्न से सहमत है, और कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो जानते हैं कि जोगी का सामना ये नहीं कर सकते। विगत 2018 चुनाव में भी आप देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी जोगी जी नए चुनाव चिन्ह से जीते हैं, तो कांग्रेस भली भांति जानती थी कि जोगी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके द्वारा माननीय अमित जोगी जी और ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र को रद्द करके लोकतांत्रिक अधिकारों से उनको वंचित किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दो चेहरों वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली बीजेपी के नेताओं को शंख पुष्पी का सेवन करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता से जाने के बाद आदरणीय शिवरतन शर्मा जी की याददाश्त कमजोर हो गई है, उन्हें शंख पुष्पी का सेवन करना चाहिए। हमने जब जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्हें हम आदिवासी मानते थे। हमने उन्हें आदिवासी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था, वो आदिवासी मानते थे, बीजेपी नहीं मानती थी। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उसमें से एक नाम शिवरतन शर्मा का भी है। यही कहते थे कि जोगी आदिवासी नहीं है, और जब इनकी सरकार आई तो 15 साल इनको कम पड़ गए ये साबित करने के लिए कि जोगी आदिवासी हैं या नहीं है। जो काम भाजपा की सरकार पिछले 15 साल में नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने उसको 8 महीने में कर दिखाया, और अगस्त 2019 में ये साबित हो गया कि जोगी आदिवासी नहीं है। मरवाही चुनाव में अजीत जोगी और उनकी जाति का मुद्दा छाया हुआ है। अमित जोगी का नामांकन भी रद्द हो चुका है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या जोगी की जाति मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर बीजेपी अपने नैया पार लगाना चाहती है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब कोरोना अपडेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2360 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें रायगढ़ में सबसे ज्यादा 247 नए मामले सामने आए, रायपुर में 209, जांजगीर चांपा में 207 नए केस मिले हैं। इसके अलावा 1852 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है 25,795। खबर अंबिकापुर से मिल रही है, जहां ट्रक और पुलिस वाहन में टक्कर हो गई है। टक्कर से बौखलाए पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। लात, घूंसे और राइफल की बट से उससे बेरहमी से पीटा गया। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के फॉलो वाहन में ये सभी पुलिसकर्मी सवार थे। बलरामपुर जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग की ये घटना है। ट्रक और पुलिस वाहन में टक्कर के बाद पुलिसकर्मियों ने जमकर ट्रक ड्राइवर को पीटा। कानून के रखवाले कानून का तमाशा बनाते हुए। देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। राजधानी रायपुर में भी पुलिस के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया गया। माना बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल
और राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची, सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ पुलिस के आला अधिकारी और शहीदों के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।